नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ उठाएं किसान। संरक्षित खेती से हर मौसम में फल सब्जी उपजाना संभव। रोटरी मल्चर फसल अवशेष प्रबंधन में बेहद कारगर। प्रदेश के किसान भाइयों, मछली उत्पादन को बढ़ावा देने तथा किसानों को इससे जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी। इसके लिए प्रदेश स्तर पर भी मछली पालन के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। मछली की जबरदस्त मांग देश के हर राज्य में है, इसीलिए किसानों के लिए इस व्यवसाय में काफी अच्छी संभावनाएं हैं। मत्स्य पालन किसानों के लिए खाद्यान्न के अलावा उत्पादन के बेहतर विकल्प के रूप में उभरा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत किसानों को मछली पालन के लिए ऋण, अनुदान और निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। बिहार सरकार भी मछली पालकों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। मछलियों के लिए ठंड का मौसम काफी मुश्किल भरा होता है, इसलिए मछली पालकों को चाहिए कि वह सर्दियों के मौसम में तालाब में कम से कम 6 फीट तक की पानी जरूर रखें। मछली पालक फिश एरिएटर का सहारा भी ले सकते हैं, जो पानी को हवा में फव्वारे के रूप में फेंककर ऑक्सीजन को पानी में घोलने का काम करता है। साथ ही मछली पालक तालाब में ताजा पानी भी छोड़ते रहते हैं। सर्दियों के मौसम में मछलियों के खाने की मात्रा को भी आधा कर देना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में मछलियां ज्यादा खाना पसंद नहीं करती है। ऐसे ही कुछ सरल लेकिन बेहद महत्वपूर्ण उपायों से मछली पालक सर्दियों में मछलियों में होने वाली मृत्यु दर को काफी हद तक कम कर सकते हैं और मछलियों की अच्छी बढ़वार के लिए परिस्थितियों को सृजित कर सकते हैं। बकरी पालक किसान भाइयों, बकरी को गरीबों की गाय कहा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे किसानों की आय का जरिया होती है बकरियां। स्वस्थ बकरियां किसानों के लिए एक बड़ा सहारा होती है, लेकिन इस मौसम में बकरियों में एक आम बीमारी हो जाती है, पेशाब का रुक जाना। यह बीमारी आम जरूर है, लेकिन ध्यान नहीं देने पर बकरियां मर भी सकती है। इससे बचने के लिए बकरियों को हरी घास खिलाएं। वजन के हिसाब से नौसदर 1 या 2 ग्राम 10 दिनों तक बकरियों को जरूर दें। सरसों के बीज से निकला तेल भोजन के साथ साथ शरीर की मालिश के काम आता है। तेल निकाले जाने के बाद प्राप्त खल्ली मवेशियों का आहार एवं खाद के लिए व्यवहार में आता है। सरसों का सूखा डंठल जलावन के काम आ सकता है। इतने गुणकारी सरसों की खेती किसान को सफल किसान बना सकती है। ऐसे ही एक सफल किसान है पटना जिला के विंदा प्रसाद, जिन्होंने 5 बीघा में सरसों की खेती की है। किसान भाइयों, फसल अवशेष प्रबंधन वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी जरूरत है। फसल अवशेष खेतों में जलाने से पर्यावरण, मानव एवं पशु स्वास्थ्य को नुकसान होने के साथ साथ खेत में मित्र कीटों को भी क्षति पहुंचती है, जो भूमि की उर्वरता को प्रभावित करता है। रोटरी मल्चर फसल अवशेष प्रबंधन के लिए एक उपयोगी और विश्वसनीय कृषि यंत्र है। किसान भाइयों, जलवायु परिवर्तन और मानसून की अनिश्चितता के इस दौर में जरूरत है कि कृषि में ऐसी नई तकनीकों का प्रयोग किया जाए जिससे ऑफ सीजन में भी खेती का कार्य चलता रहे और पारंपरिक तरीकों से खेती की तुलना में उत्पादन भी अच्छा मिलता रहे। ऐसे ही एक तकनीक है संरक्षित खेती। संरक्षित खेती नए युग की ऐसी नवीनतम कृषि प्रणाली है, जिसके माध्यम से किसान फसलों की मांग के अनुसार वातावरण को नियंत्रित करते हुए फसल उत्पादन कर सकते हैं। नेट हाउस या ग्रीन हाउस तकनीक के माध्यम से फसलों को अधिकतम तापमान से बचाया जा सकता है। साथ ही यह तकनीक पौधों के लिए हवा में एवं मिट्टी की नमी को बनाए रखने में काफी मदद करता है। इस संरचना का उपयोग अत्यधिक धूप, ठंड एवं तेज हवा, साथ ही कीटों से फसलों की संरक्षण के लिए किया जाता है। संरक्षित खेती दरअसल सुरक्षित खेती है, जिसके माध्यम से ऑफ सीजन में भी अनाज, सब्जियों, फलों एवं फूलों की खेती संभव बनाई जा सकती है।
किसान भाइयों, टमाटर के कुछ उन्नत प्रभेद ऐसे हैं जो हर मौसम में उपजाए जा सकते हैं। चूँकि टमाटर की मांग सालों भर बाजार में रहती है, ऐसे में आप उन्नत प्रभेद से पूरे साल टमाटर की खेती कर बेहतर मुनाफा ले सकते हैं। टमाटर का सबसे बेहतरीन प्रभेद कृषि वैज्ञानिक गुलशन को मानते हैं। इसके अलावा हिमसोना, आड़का सौरभ प्रभेद भी हैं, लेकिन गुलशन और हिमसोना को आप किसी भी मौसम में किसी भी जगह लगा सकते हैं। यह आपको बढ़िया उत्पादन देगा। आइए एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। आलू प्याज के ताजा भाव के लिए आज हम आपको लिए चलते हैं राजधानी पटना के बाजार समिति। नया आलू 2000 रुपए प्रति क्विंटल, नया सफेद आलू 1800 रुपए प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 3500 रुपए प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आपके लिए मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। हल्की धूप के साथ आसमान में बादल छाए रहेंगे। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहने वाली हवा में नमी तो रहेगी, लेकिन धूप से कुछ राहत की भी सांस ली जा सकती है। अभी किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगर मक्का के खेत में पर्याप्त नमी नहीं है तो फसल का पटवन कर दे। इसी तरह गेहूं की फसल में सिंचाई कर सकते हैं अगर खेत में नमी की कमी है तो। नमस्कार किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार। कृषि समाचार के माध्यम से आपने सूचना, नीति, योजनाएं, मंडी भाव और मौसम के विषय में जाना। इसी के साथ यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा विराम, लेकिन आप कहीं नहीं जाइए क्योंकि हम जल्द लौटेंगे। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत है। किसान भाइयों, दलहनी फसलों की बुआई से लेकर उपज होने तक में बहुत सी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जिनमें फसल में पुष्पन एवं फलों का देखरेख बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ताकि आप अधिक से अधिक उपज ले सकें। तो आइए इस विषय में विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर मुकुल कुमार से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, अभी के समय में बिहार में दलहनी फसलों की खेती लगभग पूरी हो चुकी है और जो अभी का समय है तो उसमें फूल एवं फल दोनों अब दलहनी फसलों में लग रहे हैं या लगने वाले हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वह इसी परिप्रेक्ष्य में है कि दलहनी फसलों में जो पुष्पन एवं जो फल हैं उनकी वैज्ञानिक तरीके से देखभाल हमारे किसान भाई किस तरह से करें। और इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुकुल कुमार, जो वैज्ञानिक हैं मंडन भारती कृषि महाविद्यालय सहरसा में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जो दलहनी फसलों का जो पुष्पन है एवं जो उसमें फल लगने वाले हैं उनकी देखभाल वैज्ञानिक तरीके से हमारे किसान भाई किस तरह से करें? जैसा कि हम लोग भी जानते हैं कि खाद्यान्न में हम लोग अनाज के बाद दूसरा स्थान दाल का ही आता है, क्योंकि अनाज में कार्बोहाइड्रेट रहता है। कार्बोहाइड्रेट के बाद उसका प्रोटीन का ही अंश आता है। जितना हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसकी आधी मात्रा हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हम प्रोटीन लें। तो प्रोटीन का मेन जो स्रोत है वह दलहन ही है। जैसा कि शाकाहारी है, मांसाहारी के तो अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन जो मेन सोर्स है जो बच्चे से बूढ़े या नौजवानों के लिए वह दाल ही मेन स्रोत है। तो दाल की खेती बिहार में अधिकांशतः जो ऊपरी एरिया में किया जाता है, जिसकी ज़मीन अपलैंड रहता है। अपलैंड में क्या होता है कि जैसे ही धान पहले कट जाता है तो हम लोग दलहन फसल लगा देते हैं। अक्टूबर लास्ट में और नवंबर में लगा चुके हो रहते हैं। जैसे ही पौधा दलहन लगाते, दलहन में मुख्यतः बिहार में है हम लोग तीनों सीजन में लेते हैं। खरीफ में भी कुछ लेते हैं और रबी में लेते हैं और एक जायद में लेते हैं, गर्मा में।
तो खरीफ में तो कम ही होता है, जैसे अरहर वगैरह होता है या उड़द वगैरह खरीफ में लेते हैं। और रबी फसल में होता है, मोस्टली जो होता है बिहार में रबी सीजन में ही दलहन की खेती होती है। दलहन जैसे मसूर हुआ, मटर हुआ, चना हुआ, सोयाबीन हुआ, ये सब हम लोग रबी फसल में लेते हैं। और गर्मा फसल में एक मूंग लेते हैं, मूंग और सोयाबीन जो होता है वह गर्मा फसल में लेते हैं। तो अभी जो सीजन जो लगा हुआ है रबी का फसल है, तो मोस्टली जो है 3/4 जो दलहन हम रबी में ही लेते हैं। तो रबी फसल दलहन जानते हैं, दलहन में क्या होता है, पानी की ज़रूरत कम होती है। ऐसा नहीं है गेहूं के जैसा हम 3 सिंचाई करें 4 सिंचाई करें, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। हम उसको खेत की नमी के हिसाब से उसका देखते हैं। अगर हल्की सी बारिश हो गई होगी तो हमको सिंचाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर ज़मीन में नमी है तो कोई सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे मोस्टली होता है दलहन में 2 सिंचाई करते हैं। एक जो होता है फूल आने के पहले हम सिंचाई करते हैं। फूल जब 40-50 दिन के जब पौधा हो जाता है तो फूल आने की अवस्था में हो जाता है, तो उसके पहले हम एक हल्की सिंचाई कर देते हैं ताकि ज़मीन खाली भीग जाए। ऐसा नहीं कि ज़मीन में पानी लग जाए। अगर हल्की बारिश हो गई तो उसकी भी देने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही फूल की अवस्था आ जाती है तो उसमें हम लोगों को सावधानी बरतनी पड़ती है। फूल की अवस्था में कतई पानी नहीं देना चाहिए। जैसे ही फूल आ जाएगा दलहन फसल में हम कोई भी फसल में जब फूल की अवस्था आएगी तो हम पानी देंगे तो पोलन ग्रेन झड़ जाएगा। तो पोलन ग्रेन झड़ जाएगा तो मादा और नर का जो है जो ग्रेन अनाज का जो भराव होगा तो वो नहीं बन पाएगा, अर्थात फल नहीं बन पाएगा। तो फूल लगा भी और फूल लग के झड़ गया। तो जैसे ही फूल आ गया हम सिंचाई करना बंद कर देंगे। अगर नमी है तो भी और नमी नहीं है तो भी हम सिंचाई नहीं देना चाहेंगे। तो जो फर्टिलाइज़र की डोज है वह भी हम जो दलहन की फसल जानते हैं कि दलहन में क्या होता है, दलहन के जड़ में होता है एक राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है जो वायुमंडल से सीधे जो वायुमंडल में गैस है, नाइट्रोजन गैस है, वह नाइट्रस बना के और उसका जो है हम लोगों का जो खनिज लवण वह भरपाई कर देता है। तो दलहन लगाने के बाद हम लोगों को कोई खाद की देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम हल्की सिंचाई दे दिए तो हल्का उसका नाइट्रोजन देके उसको ग्रीनिश करना, मतलब हरा दिखाना है। क्योंकि जैसे ही सिंचाई देंगे तो पौधा जो होता है हल्की पीली हो जाएगी। तो पीली होने के कारण उसमें हल्का हम नाइट्रोजन का यूरिया का स्प्रे कर देंगे या हल्का सूखा डोज दे देंगे। तो देने के कारण होता है कि पौधा हरा हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब पौधा हरी हो जाएगी तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो मेन काम है, मेन कार्य है पौधों का जिससे भोजन बनाता है, तो प्रकाश संश्लेषण की गति ज़्यादा हो जाएगी। तो हल्का हम यूरिया दे देंगे जिससे पौधा हरी हो जाएगी। कि जो हमारे किसान भाई दलहनी फसलों की खेती करते हैं तो सबसे ज़्यादा एक समस्या देखने में आती है जो फली छेदक कीट रहता है, चना में, मसूर में, मटर में जो लगता है, फसल को प्रभावित करता है। तो ऐसे कीटों से बचाव के लिए हमारे किसान भाई कौन सा उपाय अपनाएं? मेन प्रोडक्ट लेते हैं, मेन उत्पाद अनाज लेते हैं, दाल लेते हैं। तो अगर हम प्रोडक्शन अच्छा हुआ, बढ़ाव अच्छा हुआ, पौधा का ग्रोथ अच्छा हुआ, विकास अच्छा हुआ और जैसे ही फल आता है तो इंसेक्ट लग गया, कीट खा लिया, तो पौधा जब इंसेक्ट खा ही लिया तो बचा क्या? तो उसका अवशेष से तो हम लोग को मुनाफा नहीं होगा। तो हम उसके लिए पौधों में इंसेक्ट आने के पहले हम फूल की अवस्था आती उसी समय से ध्यान देना शुरू कर देंगे। क्योंकि बहुत सारा जो इंसेक्ट रहता है जैसे ही फूल बनता है उसी में अटैक कर देते हैं और उस पर ही अंडा देना शुरू कर देते हैं और जैसे ही फल बनेगा उसके अंदर ही घुस जाते हैं। ऐसे हम लोगों को पता नहीं चलता है कि पॉट बन गया, मतलब छेमी बन गया और उसमें अंदर कहीं छेद नहीं है और इंसेक्ट अंदर कैसे घुस गया। उसका कारण है कि जैसे ही फूल रहता है फूल पर ही इंसेक्ट जो है तो अंडा दे देता है और फूल जो छेमी बनता है तो उसमें अंदर ही इंसेक्ट रहता है, उसका भोजन अंदर ही मिल रहा है और अंदर मिल रहा है। जैसे ही उसका मैच्योरिटी होता है वह उसका जब मैच्योर हो जाएगा, जब अनाज मैच्योर हो जाएगा, जब हार्वेस्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे या तो दाना है नहीं और दाना है भी तो बहुत सारा पार्ट उसका खा चुका होता है, केवल आउटर पार्ट थोड़ा बचा रहता है। तो उसमें हम यही कह रहे हैं कि जैसे ही पौधा में फूल आया उसी समय से विशेष ध्यान देखेंगे। और सबसे बड़ा जरूरी इसकी सावधानी के लिए तो हमको पहले से ही ध्यान देना है। क्योंकि पहले ये ध्यान देना है कि अगर ये देखते हैं कि बार बार एक ही खेत में हम दलहन लगा रहे हैं तो ऐसा कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत सारा देखते हैं कि दलहनी फसलों में जैसे ही पौधा फूल आना शुरू हुआ पौधा सूखना शुरू कर देता है, सूखा रोग हो जाता है। तो इसका मतलब है कि वो जो बीमारी है वह जमीन से ही होता है, मिट्टी से ही होता है। तो अगर लगातार 2-3-4 साल से हम हर साल एक ही दलहन लगा रहे हैं, एक ही खेत में लगा रहे हैं तो ऐसी जगह को हम बदल देंगे।
अगला बार हम दूसरी खेत को हम चुनेंगे और जो जहाँ मसूर चना लगा रहे हैं तो वो हम उसकी जगह पर दूसरी फसल लगा देंगे, गेहूँ लगा देंगे या और किसी और फसल लगा दें। क्योंकि जो सूखा वाला बीमारी होता है, जैसे फूल आना शुरू, पौधा सूखना शुरू हो जाता है तो पूरा पौधा सूख जाएगा तो पौधों तो किसान को जो होता है हानि की समस्या झेलना पड़ता है, तो हमको खेत को चेंज करना पड़ेगा। रही बात कीड़ा मकोड़ा का, तो कीड़ा मकोड़ा जैसे ही फूल आएगा तो कीड़ा जो होता है सबसे पहले जो छोटा कीड़ा रहता है वो फूल पर ही आता है, क्योंकि फूल में जो होता है फ्रेग्रेंस आएगा, जैसे ही गंध आएगा तो दूर दूर से जो इंसेक्ट होते हैं उसमें अटैक कर देंगे। अटैक उसके पोलन ग्रेन्स परागकण होता है उसमें उसका शक करने के लिए, चूसने के लिए आ जाते हैं और वो चूसेंगे, वो अंडा दे देंगे और उसमें उसका बच्चा बनेगा और जो उसका जो भोजन तैयार है उसी से खा लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इमिडाक्लोप्रिड का 3 ml है 1 लीटर पानी में मिला के उसको जैसे ही फूल लास्ट होने वाला में स्प्रे कर देंगे। स्प्रे करेंगे उसके बाद देखेंगे कि उसमें इंसेक्ट बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है। अगर देखेंगे कि फिर पॉड में कहीं दिखाई दे रहा है या इंसेक्ट नीचे दिखाई दे रहा है तो फिर 15 दिन के बाद फिर हम एक स्प्रे कर देंगे। और जैसे ही पॉड बनना मतलब फूल झरण हो गया तो एक हल्की सिंचाई कर देंगे, जिससे क्या होता है पौधा स्वस्थ रहेगा और फलन जो होता है वह स्ट्रांग रहेगा, मजबूत रहेगा, अनाज का बढ़ाव भी ज़्यादा होगा और अनाज भी पुष्ट होगा। जैसा कि सर अभी आपने जो रासायनिक छिड़काव की बात हमारे किसान भाइयों को कही कि ये जो जिस दवा का आपने जिक्र किया, तो हमारी जो केंद्र की सरकार है, जो प्रधानमंत्री का ये सकारात्मक ये संदेश है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो जैविक छिड़काव के प्रति भी सकारात्मक सोच रखें। तो जैविक छिड़काव दलहनी फसलों में किस तरह से कारगर है? बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं कि जानते हैं कि रासायनिक उर्वरक का कम से कम प्रयोग करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं रासायनिक उर्वरक देंगे तो जाहिर सी प्रोडक्शन तो उत्पादन तो थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन उसका निगेटिव इफेक्ट शरीर पर या पशु पर या मानव पर बहुत बुरा पड़ता है। तो किसान को क्या करते हैं आज के डेट में मतलब ऑर्गेनिक खेती करना शुरू कर दिए। ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है कि प्रोडक्शन थोड़ा सा कम होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट आएगा, उत्पाद होगा, उसका जो क्वालिटी जो रहेगा वो अलग किस्म का रहेगा। उसका स्वाद, टेस्ट या उसके खाने में उसका पाचन के लिए वो बहुत डाइजेस्टेबल रहेगा। तो ऑर्गेनिक में हम क्या करेंगे, वो हम ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें जैसे हम स्प्रे उसकी भी कर सकते हैं। गाय का जैसे हम बताए पंचगव्य एक आता है, गाय का अपने खुद बना सकते हैं। पंचगव्य का स्प्रे करेंगे तो उससे है कि 80 से 90% जो होता है इंसेक्ट पेस्ट से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और बहुत सारा जो है जैविक भी, जैसे हम जो प्रोडक्ट है लहसुन का या हल्दी का बना के अपने खुद किसान बनाकर जैविक जो प्रोडक्ट है, जैविक पेस्टिसाइड बनाकर हम उसको स्प्रे करके कीट मकोड़ों से निजात पा सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने जो महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष रखी वो उसको अमल में ला करके और जो ज़रूरी सावधानियां हैं उनको अपना करके, और अगर दलहनी फसलों में कीट व्याधि का प्रकोप हो चुका है तो रासायनिक छिड़काव के बदले जैविक छिड़काव को अमल में ला करके आप ज़्यादा आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं और उत्पादन भी ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, मिलते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के अगले भाग में। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि दलहन फसलों में पुष्पन एवं फलों की देखरेख कर आप अपनी उपज कैसे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में। किसान भाइयों, कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कृषि के क्षेत्र में कई योजनाएं बनाई हैं। उन्हीं योजनाओं में से एक योजना लेकर हम आपके सामने मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं इस योजना पर यह शॉर्ट वीडियो फिल्म। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान
इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पोलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्स शीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आय और रोजगार के अवसर बढ़ाए। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम विस्तृत जानकारियां हासिल की। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में कृषि की कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।